दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग फेस्ट अध्याय 3 पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है आरंभिक नगर। तो आइए देखिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गई, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभोग यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अगला टॉपिक है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अगला टॉपिक है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः वहाँ यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद इन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अगला टॉपिक है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांचे, सोने और चांदी जैसी धातु में बने गए थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी।
मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंटी तथा फयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पचीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्र से हरे होते थे। फेयंस से मन के सूर्या, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अगला टॉपिक है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अवशेष प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला टॉपिक है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बने जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को सारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अगला टॉपिक है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनके छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। देखिए मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था।
थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की सांप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह सांप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटा का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से सारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। इस प्रकार से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।